अरेस्ट ही करने वाले नहीं है। अच्छा जी। हम अरेस्ट ही करने वाले नहीं है। एक औरत के खिलाफ में जब कोई कहता है तो असेंबली में घुस के आप सिटिंग एमएलसी को अरेस्ट करते हो। तमाम मुस्लिम औरतों के खिलाफ जब उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद आपकी पुलिस कंप्लेंट तक नहीं लेती है, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, कोर्ट में कहा जाता है। उसके बावजूद कांग्रेस सेक्युलर। तो फिर जेडीएस क्या करेगी? अगर सपोज कीजिए कि कांग्रेस को आप इल्जाम लगा रहे हैं तो जेडीएस का एक्शन क्या था सर? ये कि क्या जनता दल अभी सेक्युलर है या खत्म हो गई? किसी पार्टी से अलायंस करना किस तरह से कम्युनल होने को साबित करता है? इवन कांग्रेस से भी आपका था, लेकिन ऑपोजिट जाकर आप बीजेपी से जब अलायंस करते हैं तो उनकी विचारधारा से तो वैसे ही आप सहमत हो जाते हैं। आइडियोलॉजी को इख्तियार किया है। नहीं, लेकिन इसका साया जो है आपके वोट बैंक पे पड़ता है। आपके पास से एक भी माइनॉरिटी एमएलए नहीं आने का सिलसिला 2 बार से जारी है। फिर अचानक से कुमार स्वामी साहब का एक स्टेटमेंट भी मैं आपको बताता चलूँ। मुसलमानों पे अरसे हयात तंग किया जा रहा था जी। हर दिन एक नया मसला पैदा होता था। क्या कांग्रेस का कोई एक मुस्लिम चेहरा आप बता सकते हैं जो कुमार स्वामी के लेवल पर आकर मुखालिफत कर रहा हो? जिस तरह से वो खड़े रहे, हिजाब का मामला हो, हलाल कट और वो जो भी कट है दूसरा झटका कट उसकी बात हो, या फिर ओल्ड मैसूर रीजन में उरी गौड़ा और आपके खिलाफ जाने का ये रीज़न कहीं दिखाई देता है कि बीजेपी के आप हमसाया हो गए, बीजेपी के रंग में आप रंग चुके हैं। ये बताता है कि कहीं कहीं 7 से 9 जो एमएलए आ गए आपको नकार के, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक साइड होकर कांग्रेस पर अब एतबार कर रही है, क्योंकि आप भी उनके साथ अलायंस में हैं। आप भी प्रेशर डाल सकते हैं, आप बीजेपी के साथ अलायंस में हैं। सुनिए, एक बात आपको बताता हूँ, सवाल गवर्नमेंट जी जो एक एंड पे है, फिर आप सडन दूसरे इलेक्शन में आप जो है बीजेपी की तरफ रुख कर लेते हैं, उनके साथ अलायंस करके इलेक्शन भी लड़ते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो है असदुद्दीन साहब हैं, जेडीएस के लीडर। सर बहुत वेलकम है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सर। जैसे मैंने जेडीएस कहा तो मेरा पहला सवाल ही यही है कि क्या जनता दल अभी सेक्युलर है या ख़त्म हो गई? किसी पार्टी के सेक्युलर रहने न रहने का पैरामीटर उसकी आइडियोलॉजी जी, उसकी हिस्ट्री और फ्यूचर का विजन, उस पैरामीटर पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आमतौर पे मुसलमान ये समझने लगे हैं कि हमारी पार्टी ने बीजेपी से अलायंस किया जी, तो कम्युनल हो गई जी। उसी तरह का सवाल आपने किया और अच्छा सवाल है। किसी पार्टी से अलायंस करना किस तरह से कम्युनल होने को साबित करता है? किसी एंगल से नहीं करता जी। हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपना उसका विजन के हिसाब से जिंदा रहती है जी। और उसके बाद डेमोक्रेटिक सेटअप में कहीं उनको अलायंसेस करने होते हैं, अलायंसेस होते हैं। हमारी पार्टी सेक्युलर थी, है और रहेगी। सर, अलायंस बीजेपी से हुआ, इससे पहले भी कई अलायंसेस हुए हैं। जिस तरह से बीएसपी से हुआ आपका, एमआईएम से हुआ, इवन एसडीपीआई से भी आपका अलायंस एक दौर में था। ये फिर भी आप कह सकते हैं कि एक साइड का पार्टीज़ हैं, एक साइड जो है उनकी विचारधारा है। टोटली ऑपोजिट जाकर, इवन कांग्रेस से भी आपका था, लेकिन ऑपोजिट जाकर आप बीजेपी से जब अलायंस करते हैं तो उनकी विचारधारा से तो वैसे ही आप सहमत हो जाते हैं। नहीं, विचारधाराएं अलहदा रहते हुए भी अलायंसेस हो सकते हैं। अब आप उसको क्या कहेंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, सेक्युलरिज्म पे कोई शक नहीं करता। जी, ज्योति बासु जी, कोई शक नहीं करता है। लेकिन एक पीरियड था कि कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने भी मीटिंग की थी अलायंस में आने की। जी, जी, ठीक है, ये पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं। जी। ठीक है, आइडियोलॉजी हमने ना कॉम्प्रोमाइज़ की है, हमने ना बीजेपी की आइडियोलॉजी को इख्तियार किया है, ना बीजेपी ने हमारी आइडियोलॉजी को इख्तियार किया है। नहीं, लेकिन इसका साया जो है आपके वोट बैंक पे पड़ता है। आपके पास से एक भी माइनॉरिटी एमएलए नहीं आने का सिलसिला 2 बार से जारी है। फिर अचानक से कुमार स्वामी साहब का एक स्टेटमेंट भी मैं आपको बताता चलूँ। 2021 में उनका स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम शुड नो दैट बीजेपी केम इनटू पावर ड्यू टू कांग्रेस करके। ये 2021 में उन्होंने दिया था। 2023 में दिया, आई स्टूड बाय मुस्लिम्स बट दे डिडंट सपोर्ट जेडीएस। जी, तो 2 चीज़ को बता रहे हैं कि मुस्लिम को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी आई, जी। और फिर ये कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम के साथ तो ठहरा हुआ था लेकिन वो लोग ने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो
दोनों स्टेटमेंट को लेकर वो बीजेपी की तरफ चले गए, तो कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे आप? मुस्लिम वोट आप ही ख़त्म कर रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि मुस्लिम मेरे साथ नहीं दिए और उनकी कांग्रेस की वजह से बीजेपी आ गई। देखिए, अब चंद्रबाबू नायडू को आप क्या कहेंगे? कम्युनल, वो बंदा जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसकी वजह से आज पिछले सेशन में प्रेजेंट ना हो सका, जिसके दबाव की वजह से, नीतीश कुमार को आप क्या कहेंगे? जी, इन दोनों की वजह से वक्फ अमेंडमेंट बिल पिछले सेशन में भी जो है ना अपना प्रेजेंट नहीं किया गया, अगले सेशन में भी नहीं होगा, आप लिख कर रख लीजिए। जी, तो अब अलायंस हो गया तो फिर उसके बाद में क्या हमारे मामले में ही इस तरह की बात क्यों कही जाती है? जी, अलायंस करना, अब एक एग्जांपल देता हूँ। जो कुमार स्वामी के बारे में आपने कहा कि आई स्टूड बाय मुस्लिम्स बट दे डिड नॉट सपोर्ट अस, क्या उन्होंने कुछ गलत कहा? क्या उन्होंने कुछ गलत कहा? अगर गलत कहा है तो मुखालिफत होनी चाहिए। जी, अब मैं आपको बताता हूँ, पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में जब मुसलमानों पे अरसे हयात तंग किया जा रहा था, जी, हर दिन एक नया मसला पैदा होता था। क्या कांग्रेस का कोई एक मुस्लिम चेहरा आप बता सकते हैं जो कुमार स्वामी के लेवल पर आकर मुखालिफत कर रहा हो? जी, एक हिस्टोरी रह के अपना अपने चट्टान की तरह वो खड़े रहे, चट्टान की तरह खड़े रहे हर मामले पर। मेरे पास ऐसे वीडियोस मौजूद हैं कि जब कोई अगर उसे आज देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जिस तरह से इस बंदे ने जो है ना अपना मुसलमानों के साथ में खड़ा रहा। अब उसके बाद क्या वाकई मुसलमानों ने सपोर्ट किया पिछले इलेक्शन में? हमें गौर करना चाहिए। जी, जस्ट विरोध करने के लिए एक स्टेटमेंट को ले लेना, उनके 2-3 स्टेटमेंट पे अगर आप उनकी मुखालिफत करते हैं स्टेटमेंट पे, जी, उनके एक्शंस को आप क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह से वो खड़े रहे, हिजाब का मामला हो, हलाल कट और वो जो भी कट है दूसरा झटका कट उसकी बात हो, या फिर ओल्ड मैसूर रीजन में उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा नाम के कुछ फिक्टिशियस कैरेक्टर्स को खड़ा करके ये कहना बीजेपी का कि उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा ने टीपू सुल्तान का कत्ल किया था, वो आज जंग लड़ते हुए शहीद नहीं हुए हैं। दो फिरकों के बीच में जो है ना अपना नफरत पैदा करने की कोशिश, ये कुमार स्वामी ही थे उस वक्त में भी जिन्होंने इस मसले को सही ढंग से हैंडल किया, मुखालिफत की इसकी, इन फिक्टिशियस कैरेक्टर्स की। उसके साथ साथ उनके सारी चीज़ें आप देख लीजिए, एक एंटी मुस्लिम काम आप बता दीजिए, एक एंटी मुस्लिम काम नहीं है, हमेशा साथ में रहे हैं वो। तो मुस्लिम लीडर्स जेडीएस छोड़ने पे क्यों मजबूर हो जाते हैं? अब देखिए, मुस्लिम लीडर्स ही नहीं, कई और कम्युनिटी के लीडर्स, एक ज़माने में लिंगायतों के बहुत सारे लीडर्स हमारे पास थे, आज उतने लीडर्स हमारे पास नहीं है। कुर्बा कम्युनिटी के 1-2 लीडर्स हैं जो बड़े नाम हो। तो ये एक पार्टी या फिर पॉलिटिक्स एक कंटिन्यूस रिवर की तरह है, बहती रहती है, लोग आते हैं जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपनी सोच को पार्टी पर मुसलत करना ये भी एक रीज़न रहा है? क्योंकि निखिल कुमार स्वामी का हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, उनको एक मुस्लिम लीडर ही हराता है रामानगर में, तो ये क्या संदेश देता है? मुस्लिम आपके पार्टी के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? आपके पार्टी के सुप्रीमो के बेटे को लगभग 10,000 वोट की शिकस्त मिलती है, फिर एमपी इलेक्शन में वो हार जाते हैं। तो मुस्लिम लगातार आपके खिलाफ जाने का ये रीज़न कहीं दिखाई देता है कि बीजेपी के आप हमसाया हो गए, बीजेपी के रंग में आप रंग चुके हैं। ये बताता है कि कहीं कहीं 7 से 9 जो एमएलए आ गए आपको नकार के, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक साइड होकर कांग्रेस पर अब एतबार कर रही है। तो इसके मैं आपको 2 सवाल पूछना चाहूँगा। पहला, आपकी तरफ से क्या ऐसी कमी रह गई कि मुस्लिम जो है आपके वोट बैंक हट गए और आपके बड़े लीडर एक्स सीएम के बेटे को तक दरकिनार कर दे रहे हैं? दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है कम्युनिटी के लिए कि एक ही पार्टी की तरफ हो जाना और एक पार्टी को पूरा डाइल्यूट कर देना? तो ये कहाँ तक सही है या गलत है? ये 2 सवाल आपसे मैं पूछता हूँ। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं भी पजल्ड हूँ कि भाई कर्नाटक के मुसलमान इस तरह की स्ट्रेटेजी क्यों अपना रहे हैं। ठीक है, खुद मुझे ताज्जुब होता है, जबकि सिंपल से एक एग्जांपल आपको मैं दूंगा। शायद 2007 या 2008 की बात है। उस वक्त में हमारा अलायंस पार्टनर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, दादा मीर हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह चिकमगलूर, जी, वहाँ पे जाकर कोर्ट के स्टेटस को मेंटेन करने के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए जी, पूजा करने जाते हैं। अलायंस पार्टनर के लीडर्स सीटी रवि,
डीवी सदानंद गौड़ा, शोभा करंदलाजे और दीगर। जी कुमारस्वामी एज ए चीफ मिनिस्टर अपने अलायंस पार्टनर के उतने बड़े लीडर्स को अरेस्ट करते हैं, जी अरेस्ट करते हैं। ठीक है, हुकूमत गिर सकती थी, ये बंदा डरता नहीं है, क्योंकि इनको अपनी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अब उसी दरगाह का मामला ले लीजिए, 2001 या 2002 की बात। जी कोर्ट का सेम आदेश, स्टेटस को मेंटेन करना है, पूजा वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार होती है एस.एम. कृष्णा की, और उनके मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डी.वी. चंद्रेगौड़ा वहाँ जाकर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से वहाँ पूजा करके आते हैं, स्टेटस को के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए। जी अब बताइए किस पार्टी में आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, किसके पास में सेक्युलरिज्म जो है ना अपना किसकी रगों में दौड़ रहा है। मैं आपको ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ मुसलमानों की मेरी ये भी समझ में नहीं आती, कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम है। कर्नाटका स्पेसिफिक है ये प्रॉब्लम। जी यहाँ पर अगर कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट ये करती है कि 6-7 महीना पहले कल्लड का प्रभाकर भट्ट जी स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट ये होता है कि मुस्लिम औरतों को रोज़ाना एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है। जी ये तो मोदी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, उसके बाद से ये एक मर्द के साथ रह रही है। ये 6 या 7 महीने पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट। जी अब आप 15-20 दिन पहले चले जाइए, असेंबली में सीटी रवि एक औरत को जी उसी तरह की बात कहते हैं जी जिस तरह उन्होंने कहा। सिटिंग एक प्रेजेंट एमएलसी, पुलिस असेंबली में जाकर उन्हें अरेस्ट करती है। करना भी चाहिए, जी जी करना भी चाहिए। एक औरत को कहने पर ये अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 6-7 महीने पहले कल्लड का प्रभाकर भट्ट उसी तरह के अल्फाज एक कम्युनिटी की 40 लाख औरतों को कहता है, कर्नाटक की अगर औरतों की बात लीजिए जी उस वक्त में उसके खिलाफ जब कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं हमारे लोग, किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं ली जाती है। किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं। उसके बाद एक सोशल एक्टिविस्ट, एक लेडी जी श्रीरंगापटना कोर्ट में जाती है, जी। क्योंकि इसका स्टेटमेंट श्रीरंगापटना में इसने दिया था। जी कोर्ट के जरिए एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद में ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं कल्लड का प्रभाकर भट्ट। वहां पर कोर्ट में गवर्नमेंट का वकील ये कहता है कि इंटरिम बेल की इस पिटीशन पे जो है ना समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इन्हें अरेस्ट ही करने वाले नहीं है। अच्छा जी हम अरेस्ट ही करने वाले नहीं है। एक औरत के खिलाफ में जब कोई कहता है तो असेंबली में घुस के आप सिटिंग एमएलसी को अरेस्ट करते हो। तमाम मुस्लिम औरतों के खिलाफ जब ये उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद आपकी पुलिस कंप्लेंट तक नहीं लेती है, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, कोर्ट में कहा जाता है। उसके बावजूद कांग्रेस सेक्युलर। तो फिर जेडीएस क्या करेगी? अगर सपोज कीजिए कि कांग्रेस को आप इल्जाम लगा रहे हैं तो जेडीएस का एक्शन क्या था सर इस पे? क्योंकि आप भी उनके साथ अलायंस में हैं, आप भी किसके साथ प्रेशर डाल alliance में? सकते हैं, आप बीजेपी के साथ नहीं alliance नहीं में नहीं, हैं। सुनिए एक बात आपको बताता हूँ, सवाल गवर्नमेंट से होना चाहिए। जी जेडीएस अरेस्ट नहीं कर सकती है, जी। जो गवर्नमेंट है वो अरेस्ट करना चाहिए था। अपोजिशन में है, आप उनको दबाव डाल सकते थे, किस पे दबाव डाल सकते थे? गवर्नमेंट पे दबाव डाल सकते थे। हम अपना जो करना है करते हैं, लेकिन कांग्रेस करेगी वही जो वो चाहती है। कांग्रेस के दिमाग में एक सिंपल सी बात है कि मुसलमान हमें छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मुसलमान की लॉजिक सिंपल उनको समझ में आ गई है कि हमारी औरतों के खिलाफ कोई बदजुबानी करे, उसके खिलाफ आप एक्शन ना भी लो, वी आर ओके विथ इट, क्योंकि आप अलायंस में नहीं हो। आप अलायंस में नहीं हो, कांग्रेस वाले अलायंस में नहीं हो, वी आर ओके विथ इट। हमारा 2B रिजर्वेशन, 4% का रिजर्वेशन आप वादा करते हो जी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम ये रिजर्वेशन रिस्टोर करेंगे, आप वो नहीं करते हो, वी आर ओके विथ इट। क्यों? क्योंकि आप अलायंस में रहे बगैर हमारी हक तलफी कर रहे हो। वी आर ओके विथ इट। ठीक जी वी आर ओके विथ इट इफ पीएचडी के लिए, पीएचडी करने वाले मुस्लिम्स के लिए जो स्कॉलरशिप आती थी 25,000 रुपया थी पहले, मुंबई गवर्नमेंट में उसे 15,000 कर दिया गया। 15,000 जब कर दिया गया, उसके बाद कुछ प्रोटेस्ट होते हैं तो उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट फिर उसको 25,000 करती है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी स्कॉलरशिप कम करके 8,000 कर देती है। जी बट वी आर ओके विथ इट, क्योंकि तुम बीजेपी का रोल निभा रहे हो लेकिन अलायंस में नहीं निभा रहे हो।
इस तरह की लॉजिक, जब ये कम्युनिटी या लॉजिक इस्तेमाल पे चलेगी तो सीधी बात है इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान हमारी जेब में है, ये जाएंगे कहाँ। और हिजाब के मामले पे देख लीजिए, हिजाब के मामले पे कांग्रेस ने जिस तरह की हरकत की कि हिजाब का मामला, ये कुमार अन्ना ही थे जो हिजाब के मामले पे खुल के बोल रहे थे, कांग्रेस मुकम्मल खामोश थी। कांग्रेस को इस बात समझ में आ गई कि रे यार, इस मसले पे हमें तो बोलना नहीं है क्योंकि दूसरी कम्युनिटी को नाराज नहीं करना है, तब क्या किया जाए, कहीं कुमार अन्ना हीरो ना बन जाए। सिंपल सा एक 9 सेकंड की वीडियो क्लिप, हिजाब की चाप, कुमार अन्ना ने हिजाब की बेइज्जती की, तौहीन की, हिजाब की जाब उसने कह दिया, सारे मुसलमान अरे हाँ कुमार अन्ना ने बहुत गलत किया। जबकि कुमार स्वामी से जब सवाल हुआ, कुमार स्वामी ने यह कहा कि भाई हिजाब की जाब, जब सवाल हुआ हिजाब का, तो बोले हिजाब की जाब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हिजाब को मसला बनाकर मुस्लिम लड़कियों को तालीम से दूर रखा जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा। अब क्रेडिट उसको ना मिले, ये विलन ही बन के रहे। कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने वो 9 सेकंड का क्लिप वायरल किया, और मुसलमान जिनके बारे में उम्मीद ये की जाती है, जिनको हुक्म है कि किसी भी बात की तहकीक किए बगैर उस पर जो है ना उसे सच ना मानो, वो कम्युनिटी बस फौरी उस पर ईमान ला लेती है उस बात पे कि भाई नहीं वो उसने हिजाब की जाब। अरे भाई गिरते हैं शहसवार ही मैदान में, जब उसने कहा तुम्हारे लिए खड़ा हो रहा था वो बंदा, कांग्रेस खामोश थी। अब कांग्रेस ने जो है ना वहां पे मामला ही बदल दिया और सारे मुसलमान उसकी बात तो मान लिए। तो हमें जो है ना बस इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनका कोई स्टेटमेंट कुमार स्वामी का भले किसी कम्युनिटी मुसलमानों को हर्ट किया होगा एक आध स्टेटमेंट, लेकिन 100 उनके काम इस तरह के हैं कि जहां पर उन्होंने आपके हमारे लिए कम्युनिटी के लिए आपके लिए जंग लड़ी है। अरे कर्नाटका सर्व जनांगद शांति तोटा कुवेंपू का जो कॉन्सेप्ट जी लोग भूल चुके थे, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा जिंदा करने वाले, उस पर बात करने वाले कुमार अन्ना थे। सर्व जनांगद शांति तोटा, जब ये मुंबई गवर्नमेंट में ये सारी चीजें हो रही थी, उस वक्त में जगह जगह इन्होंने जो है ना मुसलमान स्कॉलर्स, हिंदू धर्मगुरु, इनको बुलाकर मीटिंग्स की और ये कहा कि ये है मेरा कर्नाटका सर्व जनांगद शांति तोटा। कांग्रेस ने कभी इस तरह की कोशिश की है जी। तो हमें जो है ना कम्युनिटी को सोच समझ के जो है ना अपना कदम उठाने चाहिए। अल्फाज नहीं, वर्ड्स क्या हैं अहमियत रखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक्शंस क्या हैं, एक्शंस पे नजर रखिए। तो कम्युनिटी अपना नुकसान कर ले रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप अपने पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स खत्म करते हैं कहीं पर भी हो, किसी भी रियासत में हो, तो उसके बाद एक पार्टी जब आपके पास बचती है तो आपकी अहमियत नहीं रहती है, क्योंकि उससे खौफ खत्म हो जाता है। ये हमारे सिवा जाएंगे कहाँ। नहीं देखिए, खासकर अगर देखें इस्लाम में भी जो है सियासत को एक हिस्सा माना गया है जी। लोग सियासत से भाग रहे हैं जी। और सियासत का ठेका एक पार्टी के पास मिल गया है जी। लेकिन दूसरी पार्टी को जब देखा जाए तो आप में कॉन्ट्रास्ट इतना है कि मुसलमान आपको जो है बी टीम नहीं, अब तो मिरर इमेज मानना शुरू कर दिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आप एक टाइम अलायंस करते हैं एमआईएम से, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से, एसडीपीआई से जी, जो एक एंड पे है, फिर आप सडन दूसरे इलेक्शन में आप जो है बीजेपी की तरफ रुख कर लेते हैं, उनके साथ अलायंस करके इलेक्शन भी लड़ते हैं जी। निखिल कुमार स्वामी जो आपके सबसे बड़े लीडर्स हैं, उनके बेटे को, हालांकि सेंट्रल मिनिस्टर रहते हुए उनके बेटे को बचा नहीं पाते वो सीट जी। तो मुस्लिम्स का जो डायलेमा है कि यहाँ पर ये एक बात करते हैं, अगले इलेक्शन में इनका भरोसा नहीं है कि कहीं बीजेपी के सपोर्ट में ना चले जाएं। तो आप और हर पार्टी, कांग्रेस रहंदे, एमआईएम रहंदे, जेडीएस, सबके साथ यानी एसडीपीआई, बीजेपी और जेडीयू एक टाइम पे, तो सारे पार्टीज का अलायंस पार्टनर रह चुका है। तो इनका भरोसा नहीं है कि अगर इन्हें वोट करें तो कब किधर चले जाएं, हमारे नुमाइंदों को लेके कहीं बीजेपी के हित के वोट ना कर दें उन्हें। कैसे पहले किया हमने ये यही डर है जिसकी वजह से आपका कोई एक भी एमएलए नहीं आ रहा है। आपका बेबुनियाद डर है, आपका बेबुनियाद। मेरी नज़र में कांग्रेस से तो खैर आप उम्मीद रख ही नहीं सकते कि मुसलमानों के किसी इशू पे आपके साथ खड़ी होगी। मेरी नज़र में रीजनल पार्टीज़ में, इंडिया की जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं, लालू प्रसाद यादव के बाद जी, अगर किसी ने खुलकर वीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बात की और माइनॉरिटीज के सपोर्ट की बात की है तो वो कुमार अन्ना है। फिर क्या मजबूरी है कुमार अन्ना अलायंस में जाने का? पॉलिटिकल कंपल्शंस। क्या कम्युनिटी आपका सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही है। वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू सर्वाइव। लेकिन सुनिए, गलत कब होगा
जब हम उनकी आइडियोलॉजी पे चलने लगेंगे या उनको चलने लगेंगे तब गलत होगा। अगर हम जब चल नहीं रहे हैं उस पर, आज चंद्रबाबू नायडू को आप ब्लेम क्यों नहीं करते? आप उसके एहसानमंद हैं, होना भी चाहिए आपको, कि अलायंस में रहने के बावजूद वो आपके इंटरेस्ट्स की हिफाजत के लिए वहां पे काम कर रहे हैं। नहीं, जहाँ नीतीश तक कुमार वो कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे को याद है, चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी से मुस्लिम एमएलए जिताने में कामयाब रहे। जी, जेडीएस क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ के मुस्लिम्स की जो सोच है वो दूसरे स्टेट्स के मुस्लिम्स से हटकर है, बिल्कुल हटकर है। और यहाँ पर क्या होता है, मुसलमानों में चूंकि लिटरेसी रेट भी कम है, गरीब हैं, ये सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हमारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी, पता नहीं किस बुनियाद पे फैसले करते हैं, वो सही से गाइड किस बुनियाद पे करते हैं। इलेक्शन से पहले जो डायरेक्शंस देते हैं, पता नहीं वो बुनियादें क्या होती हैं। क्या उन्हें इस बात का पता नहीं है कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स ख़त्म करने के बाद आपकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी? तो उस चीज़ को तो ध्यान में रखते हुए आप कोई ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं बनाते कि यहाँ पर कांग्रेस है तो उसके साथ कोई और भी पार्टी रहे? मैं आप इसी चीज़ में आपको बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक कम्युनिटी को लीजिए आप, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी ले लीजिए कर्नाटका में, उसके लीडर आपको हर पार्टी में स्कैटर्ड मिलेंगे, बीजेपी में मिलेंगे, कांग्रेस में मिलेंगे, आपको जेडीएस में मिलेंगे। सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूसिवली एक वोट बैंक की तरह जेडीएस भी क्यों देखना चाह रही है? क्योंकि अगर मुस्लिम वोट नहीं किया आपको तो लिंगायत कर लेते, गौड़ा वोट कर लेते, आपको जो है सिद्धरामैया के जो कास्ट है वो वोट कर लेते, तो वो वहां से आप कैटर कर लेते और एक इलेक्शन ये सोचते कि भाई हमको मुस्लिम जो है खिलाफ चले गए। एक इलेक्शन नहीं जी, 2018 जी, 2023 जी, दोनों इलेक्शंस। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप चूंकि सवाल कर रहे हैं मुस्लिम्स का, इसलिए मैं जवाब मुस्लिम स्पेसिफिक दे रहा हूँ। ठीक है, कई कम्युनिटीज़ हैं, हम तमाम को साथ लेके चलने की बात करते हैं। मैं यहाँ पे पार्टी से ज़्यादा कम्युनिटी के एंगल से बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी के एंगल से एक चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार जी, आपके वोटों के बगैर जो हुकूमत बनी है मरकज में, मुसलमानों के वोटों के बगैर हुकूमतें बन रही हैं। महाराष्ट्र में बनी जी, दिल्ली में बनती आ रही है जी, ये थर्ड टाइम हो चुका जी, ठीक है जी, ये बनती आ रही है। जब आपके वोट के बगैर हुकूमतें बनती हैं, फैसला साजी करती हैं, कानून साजी करती हैं, उस वक्त में अगर उनके फैसलों पे असरअंदाज होने वाले कोई आपके इंटरेस्ट की बात करने वाली अगर कोई पार्टी हो तो उसमें नुकसान क्या है? क्या ये दानिशमंदी का तकाजा नहीं है? तो आप दानिशमंदी कम्युनिटी के लिए क्या दानिशमंदी का तकाजा नहीं है जी? होना ये चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर्नाटका में हमारे कम्युनिटी एल्डर्स इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं मुझे पता नहीं किस बुनियाद पे फैसले होते हैं। मेरे को मैं जहाँ तक रीड कर पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो उलेमा हजरात है या जिम्मेदारान हैं वो चीज़ को जो है सही चीज़ पर रीड नहीं कर पा रहे। मैं इसी चीज़ पर आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो हमारे एक बहुत ही मोहतरम एक जो उलेमा है उठकर एक अपील कर देते हैं, जिसकी वजह से एज पर माई स्टडीज़ बीजेपी को एक बेइंतहा एक सुनामी का जो रूप ले लेता है उसका फ़ायदा मिलता है जी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे उलमाओं को भी अब ज़रा सा समझदारी से ध्यान देकर और सबसे बात कर ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर ऐसे फैसले लेने चाहिए कि इसको वोट करो, उसको वोट मत करो? क्योंकि देखा यह गया है कि कई कैंडिडेट्स को इन्होंने बताया है कि इन्हें वोट मत कीजिए, वो 1000-2000 वोट से भी हारे जी। तो कर्नाटका में हर बार जो है एक पार्टी के सपोर्ट में चले जाना ये नुकसानदेह हो रहा है और हमारे उलमाओं को चाहिए कि भी बिल्कुल बैलेंस लेकर जो है फैसले करें। आपको ऐसा लगता है? ये वक्त की ज़रूरत है बस जी। कम्युनिटी का मफाद इसी में है। दीगर कम्युनिटीज़ को आप देखिए, मुसलमानों के उतना एग्रेसिवली किसी एक पार्टी के फेवर में वो नहीं जाएंगे। लिंगायत कम्युनिटी देख लीजिए जी, कांग्रेस गवर्नमेंट भी बनती है तो पावर शेयरिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है। बीजेपी गवर्नमेंट भी बनेगी तो भी पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उन लोगों ने क्या कर लिया है कि भाई आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। वहाँ कहा जाता है
जब वो गवर्नमेंट आती है, हमारा ये चीज़ें चाहिए मानना है आपको, नहीं तो हम उधर भी जा सकते हैं। वो कलीगा को देख लीजिए, कुर्बा को देख लीजिए, मुसलमान ही वो वाहिद कम्युनिटी है जो इस ऑप्शन को ख़त्म कर चुकी है। सर वो इससे खौफ ख़त्म हो चुका है। मैं रोक रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न सर, आपके पास एक सुपर हीरो इमेज, लार्जर देन लाइफ इमेज वाले लीडर आए थे, सीएम इब्राहिम जी, जिनको पार्टी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी अपने बच्चे को भी नहीं जिता सके, अपने बेटे को भी वो नहीं जिता सके? तो कहाँ कमी रह गई उनके अंदर? वो करिश्मा था ही नहीं, वो फेक एक बलून बनाकर आ गए थे जी, सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट की सीट के लिए, जी, जी। अपने बेटे के लॉन्च पैड ये करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने जो है कुर्बान कर दिया। तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं सीएम इब्राहिम साहब के बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। मुख्तसरन ये कि पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, जी लेकिन यहाँ पे हमारे सीनियर लीडर्स ने जी एक गलती की कि सीएम इब्राहिम साहब जैसे आदमी को जो है ना अपना सदर बनाया, और सारे पावर्स के साथ सदर बनाया। वो पार्टी पे नाजिल हुए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। जी 38 से हम 19 पे आ गए। जी। वो गलत फैसला था। जी, वो गलत फैसला था। एक ऐसा बंदा जिसने अपनी सारी उम्र कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर कम्युनिटी में सेकंड थर्ड लाइन लीडरशिप को पैदा करने के लिए जिसने कभी कोशिश नहीं की, जिसकी इमेज खराब थी, लेकिन हम पार्टी के सीनियर सही ढंग से रीड नहीं कर पाए थे। कैसे सर? आप, मैं भी बता रहा हूँ, जो बंदा एक ही इलेक्शन अपनी ज़िंदगी में जीत पाया है, जी, जी। उसको पार्टी का सदर बना देना और मुस्लिम्स को ये सोचना कि ये बंदे को देखकर सिर्फ एक वो होता है ना कि ठहर के 4-5 मजाक कर दिए, 4-5 बड़े बातें कर दिए, तो मेरे साथ पूरा कर्नाटक है, मेरे साथ पूरी कम्युनिटी है, और अपने बेटे को 20,000 वोट तक पार नहीं कर पाना, तो कैसे से इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई जेडीएस? होती है। कुमार स्वामी भी एक इंसानी है जी। और गलती इंसानी करता है। एक मिस जजमेंट हुआ, एरर ऑफ जजमेंट हुई, जी। और जिसका तो सीएम इब्राहिम की सजा पूरे मुस्लिम कौम को? नहीं, सीएम इब्राहिम की कोई सजा नहीं। कुमार स्वामी किसी को सजा देने में जो है ना विश्वास नहीं रखते। जी तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलने की उनकी पॉलिसी है। देवेगौड़ा की भी पॉलिसी वही थी, पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं, ये देखिए, मुस्लिम जो कौम है, खासकर मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ, उनका खासकर से डिवीजन है कि जेडीएस अंडर देवेगौड़ा इज डिफरेंट, वाज डिफरेंट, जी, एंड अंडर कुमार स्वामी इज टोटली डिफरेंट। ये कभी भी कहीं भी स्विंग करते हैं, कभी एसडीपीआई की तरफ चले जाते हैं, कभी बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। इनकी आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है। अनलाइक हमारे जो देवेगौड़ा थे, देवेगौड़ा वाज वेरी फर्म जी, इन हिज डिसीजन, इन हिज मेकिंग लीडर्स। उनके अंडर जो है बड़े बड़े लीडर्स बने हैं, बड़े बड़े यंग जो वहाँ जब बन रहे थे उनको आगे बनाया गया, एमपी बनाया गया। आप नाम ले सकते हैं, मरहूम खमर साहब का भी नाम ले सकते हैं आप, रोशन बेग हैं, रोशन बेग साहब हैं, बहुत जितने भी कांग्रेस दबाना चाह रही थी, मेराज पटेल, जी हाँ, मेराजुद्दीन पटेल मरहूम, जी, जी, उनको भी स्टेट का सदर बनाया गया था। तो उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी टोटल डिफरेंट है। अब यहाँ पे कैसा है, एक सीएम इब्राहिम गलत फैसला और सारे मुस्लिम लीडर को फ्लश कर दिया जाए। नहीं, सीएम इब्राहिम के किसी गलत फैसले की वजह से मुसलमानों को फ्लश किया गया गलत है। सीएम इब्राहिम परफॉर्म नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, मैं सिर्फ वो पॉइंट बता रहा था। जी जी जी, ही वॉज एब्जेक्ट फेल्यूर, ठीक है जी। लेकिन कम्युनिटी के फैसले, कम्युनिटी के एल्डर्स ने जो स्ट्रेटेजीज बनाई, कम्युनिटी को जिसे वोट करने कहा, उस वजह से आज कम्युनिटी की वैल्यू कम हो रही है। कुमार स्वामी कभी भी मुसलमानों के न खिलाफ थे न कभी रहेंगे। अगर उन्होंने कोई एक एंटी मुस्लिम काम किया हो तो आप मुझे बता दीजिए एक काम। सर एक काम। मैं आपसे एक काम। इसी में आपको एक सवाल पूछता हूँ सर। जी। मेरे को स्टेट वाइड एक ऐसा लीडर बता दीजिए जी। जो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रहा है फिलहाल, जी, कुमार स्वामी साहब से सवाल कर पा रहा है। जी, कुमार स्वामी साहब वो भी रूम तो नहीं दे रहे। रूम अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई है कि मुस्लिम्स लीडर्स जी अनफॉर्चुनेटली लीड करने के बजाय एक आम मुसलमान की जो सोच है, जो मूड है कांग्रेस वाली, उसको फॉलो करने का काम कर रहे हैं। फॉलोअर बन गए मुस्लिम मूड के, जी एक आम कम्युनिटी के मूड को फॉलो कर रहे हैं। अगर आज भी कोई लीडर एक नई दिशा, एक नई सोच देकर मुस्लिम्स को लीड करने के लिए अगर उस तरह का कोई है, स्कोप हमारी ही पार्टी में अवेलेबल है। हमारी ही पार्टी में उसको फ्रीडम दी जाती है। जबकि कांग्रेस में 2 मिनिस्टर हैं,
एक बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक तो बेचारे बोलते ही नहीं सर जो बहुत ज्यादा बोलते हैं हाँ वो मिनिस्टर को अगर हम देखेंगे, बैंगलोर साइड के जो मिनिस्टर हैं जी। वो भी तो जेडीएस से निकले थे, क्यों उनको पकड़ के नहीं रखा जा सका? नहीं, देखिए, क्यों वो भाग गए? आप किसी के पर्सनल एम्बिशंस हो जाएं और उसके बाद अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो कुछ करना चाहते हो, किसी को आप रोक के नहीं रख सकते हैं। ये कब गए हमारे पास से? 2016 बीएम फारूक को एमएलसी का कैंडिडेट बनाया गया पार्टी की तरफ से। उस वक्त में उन्होंने अपने अलावा किसी और मुस्लिम, क्या किया उन्होंने, चलुवराय स्वामी, गोपालैया, ये तमाम मिलकर 7-8 की टीम क्रॉस वोटिंग की उन्होंने सबसे पहली दफा, बीएम फारूक को हराया और उसके कुछ दिनों बाद वो कांग्रेस में चले गए। जब उनकी सोच है तो पार्टी उनको किस तरह से रोकेगी? कम्युनिटी उन्हें जो है ना अपना पूछना चाहिए था, उनसे कम्युनिटी उनसे सवाल करना चाहिए था। अरे कम्युनिटी का हमारा ये हाल है कि 2006 में हमने बीजेपी के साथ अलायंस में गवर्नमेंट फॉर्म की, बहुत बड़ा जुर्म जेडीएस ने ऐसा किया था, कहीं भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस वक्त में यही महानायक हमारी कम्युनिटी के लीड लिए हुए थे, मिनिस्टर भी रहे, हम कभी चर्चा भी नहीं करते, हम कभी चर्चा भी नहीं करते उसकी। कुमार स्वामी विलन, आप जिसको अपना लीडर मान चुके हैं वो विलन नहीं, वो भी अलायंस पार्टनर थे, नहीं वो नहीं, उसको छोड़ दो। कैसी डाइकोटोमी हमारी सोच में। अगर वाकई हमारा अलायंस करना जुर्म था तो आज जिसे आप एक कम्युनिटी लीडर के तौर पे जो है ना फॉलो कर रहे हैं, वो भी तो अलायंस का हिस्सा थे, वो लीड कर रहे थे। एमएलए को जब गोवा ले जाया जा रहा था, बस में खुद बैठ के बस चला रहे थे बीजेपी के साथ अलायंस से पहले। जी, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए चले गए हैं। आज की डेट में भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई कम्युनिटी में इस तरह के लीडर्स जो अपने मफादात से ज़्यादा कम्युनिटी के मफादात को जो है ना अपना तरजीह देते हो, ऐसे लोग आज भी आए। हमारी पार्टी में जगह है, हमारी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और हमसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म मुस्लिम्स को किसी और पार्टी ने प्रोवाइड नहीं किया। वहाँ पे जितने लीडर्स हैं आज दिखाई देते हैं, मैक्सिमम हमारे पास, हमने एज ए लीडर उनको जो है ना बनाया था। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। कुमार स्वामी साहब के आतराफ जो शायद एक सर्कल बना है जी, वो रिपल कर रहा है मुस्लिम्स को, क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि आजू बाजू जो उनकी लीडरशिप बनी है वो खुद चाहते हैं कि भाई ये बीजेपी के साथ हमेशा बने रहे, मुस्लिम लीडर बने नहीं, मुस्लिम वोट कभी इनके तरफ आए नहीं। डिसीजन मेकिंग जो हुई है 2018 और 23 की बात करते हैं, दोनों टाइम भी स्पेसिफिकली उसका जो मैट्रिक्स और डिजाइन बना है वो ऐसे ही बना है कि मुस्लिम्स जो है जेडीएस की तरफ रुजू ना हो। ये कुमार स्वामी के आतराफ के लोगों का खासकर उन पर प्रभाव लगता है और ये रिजल्ट ऐसा है। अगर ऐसा प्रभाव रहता, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2021, 2022, 2023 जी, कुमार स्वामी जिस तरह से डटकर मुसलमानों के साथ खड़े रहे, अगर किसी कोटेरी के इन्फ्लुएंस में रहते वो ये काम नहीं किए होते। ये वाहिद बंदा था, सीए एनआरसी का मामला हो, हमारे साथ खड़ा था। बेंगलुरु में जॉइंट एक्शन कमेटी जो इस मामले पे काम कर रही थी, उनके साथ मीटिंग्स, इनकी खुलकर विरोध, इनका 21, 22, 23 की बात कर रहा हूँ। हलाल कट, झटका कट, कुमार स्वामी की वाहिद आवाज़। अजान का मसला, कुमार स्वामी की वाहिद आवाज़। अगर किसी कोटेरी के इन्फ्लुएंस में रहते तो ये सब नहीं करते, ये सब नहीं करते। अभी हाल फिलहाल की बात है, 2023 तक भी जी, अब बीजेपी गवर्नमेंट गई, उसके बाद में कांग्रेस आई, ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 साल पहले तक भी ऐसी कोई कोटेरी के इन्फ्लुएंस में रहते तो इनका ये इस तरह खड़े नहीं होते हमारे साथ। सर बिल्कुल, मैं आखिरी क्वेश्चन में एक सप्लीमेंट्री भी ऐड करता चलूँ। क्या ये अलायंस टिकेगा बीजेपी और जेडीएस का? एक अगर टिकेगा तो अगले असेंबली इलेक्शन में सीट बंटवारे में कौन कितनी कुर्बानी दे पाएगा? क्योंकि जेडीएस अपने बेल्ट को छोड़ेगी नहीं, बीजेपी उसमें से कुछ सीटें चाहेगी, तो कैसे तालमेल बैठेगा? और जेडीएस के साथ अलायंस होते हुए मुस्लिम आप एमएलए ला पाएंगे? ये मेरा बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है आपसे। देखिए, मुस्लिम एमएलए ला पाना अब ये कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। कम्युनिटी जब तक अलायंस को जुर्म समझेगी, अपना नुकसान कर लेगी। अलायंस जुर्म नहीं होता है, फिर से मैं कह रहा हूं, बगैर अलायंस के कांग्रेस नुकसान कर रही है, वो जुर्म है। कांग्रेस जुर्म कर रही है और कम्युनिटी को इस जुर्म की सजा कांग्रेस को देनी चाहिए। जुर्म की सजा, मैंने काफी एग्जांपल्स दी, टू बी रिजर्वेशन हो, या फिर अपना वो कल्लट का प्रभा करपट वाला मामला हो, या फिर अपना 90% वोट लेने के बावजूद
सिर्फ 2 मिनिस्ट्रियल बर्थ देने का मामला हो, ठीक है, या फिर स्कॉलरशिप, पीएचडी स्कॉलरशिप 8,000 कर देने का मामला हो, शादी भाग्य का मामला हो, जिस तरह से कर रहे इसकी सजा कांग्रेस को मिलनी चाहिए। अब हम मुस्लिम एमएलए जिता पाएंगे या नहीं, ये हम दूसरी कम्युनिटी के वोट तो लेंगे, लेकिन मुस्लिम किस तरह से हमारा साथ देते हैं ये उस पर डिपेंड होता है पार्टी का नहीं। और दूसरी चीज, अलायंस कितने दिन चलेगा, हम होपफुल हैं कि अलायंस लंबा चलेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में 3 साल 3.5 साल एक सेंचुरी के बराबर है। लम्हा ब लम्हा हालात बदलते हैं, ठीक है, बट वॉट एवर इट इज, हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कभी खत्म नहीं होगा। मुस्लिम्स या दीगर माइनॉरिटीज के लिए हमारी सोच कभी भी नहीं बदलेगी, ना बदली थी, ना बदलेगी। और इसके साथ साथ हम अलायंस में रहें या ना रहें, हम कभी भी कम्युनल ना कभी पहले थे ना कभी होंगे। सीटों का बंटवारा वगैरह अगर जब भी बात होगी, हम अपनी ताकत के प्रोपोर्शन में उतनी सीट्स लेंगे। और कम्युनिटी से एक बार फिर मैं अपील करता हूँ, खासतौर पे कम्युनिटी एल्डर्स से, कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स को जिंदा रखिए। जब तक अल्टरनेटिव जिंदा हैं आपकी वैल्यू है। दुकान में अगर आपके गांव में 2 दुकानें हैं, दोनों को जिंदा रखिए, कंपटीशन होगा उनमें, आपको कम दाम में अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा। अगर आपने एक दुकान का बायकॉट कर दिया, वो दुकान बंद हो जाती है, तो उसके बाद एक जो दुकान बचेगी घटिया क्वालिटी, महंगे दामों में भी आपको लेना पड़ेगा और एहसानमंद होकर लेना पड़ेगा। अगर आप ऊंची आवाज में बात करोगे तो दुकानदार कहेगा सामान नहीं दूंगा, जा 15 किलोमीटर दूर से जाकर लेकर आ, सामान देकर मैं एहसान कर रहा हूं। इस अहमियत को समझिए। और कांग्रेस, ये एक एबरेशन कहूंगा कि कर्नाटका में जो है ना वो बीजेपी के खिलाफ जीती, अदरवाइज ऑल इंडिया लेवल पे जहां पे कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस फाइट नहीं कर पा रही है। कांग्रेस इज ए बिग लूजर। रीजनल पार्टीज ही बीजेपी को रोक कर रखी हैं। आज हम बीजेपी के साथ भी हैं, आइडियोलॉजिकल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस बात का यकीन रखिए। और जो बंदा पिछली स्टिंट में शराब पे पाबंदी आयद करता है, मुसलमान सोचें अपनी जगह, हम शराब को हराम करार देते हैं, पाबंदी हम चाहते हैं। जुए पे हम पाबंदी चाहते हैं, जुए को जिसने हराम करार दिया, बैन लगाया। रातों में हुक्मरान का देहातों में जाकर रहना, उनके मसाइल को समझने की कोशिश करना, हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जाने अनजाने में उसी रविश पर चलने वाला ये बंदा आइडियोलॉजिकली मुसलमानों से इतना करीब, लेकिन हम पॉलिटिकली एज ए कम्युनिटी उससे उतना दूर। क्या हम ये सही कर रहे हैं? गौर करने की ज़रूरत है कम्युनिटी को। ये थे असदुद्दीन सर, जेडीएस लीडर, हमसे तफसील से बात की। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल।